ये पिछला वीडियो कहीं कंटिन्यू है, किसी कारण से वो पिछला वीडियो बीच में ही कट हो गया था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कॉस्ट रिकॉर्ड से ही फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनता है। जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है पहले वो बुक होता है, और फाइनेंशियल अकाउंट में डिटेल एनालिसिस नहीं किया जाता, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड में और कॉस्ट ऑडिट में उस पर डिटेल एनालिसिस करके कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी प्रोडक्ट के लिए, और एज ए कॉस्ट ऑडिटर हमारा ये ड्यूटी है कि हम सही तरीके से उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पर यूनिट को डेराइव करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटीमेट करें, क्योंकि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे ही गवर्नमेंट एमआरपी फिक्स करती है। और कॉस्ट ऑडिट आम पब्लिक को ये नहीं पता है, कॉस्ट ऑडिट इज ए परफॉर्मेंस ऑडिट, और हमारे कॉस्ट ऑडिट के बेस पे ही एमआरपी फिक्स होता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है। कोई भी कंपनियां आपसे ज़्यादा लाभ नहीं ले सकती, उनके इनकैपेसिटी के थ्रू कॉस्ट को प्रोडक्ट के ऊपर नहीं डाल सकते हैं अगर हम लोग कॉस्ट ऑडिट सही तरीके से करके दें। सो फाइनेंशियल ऑडिट इज ए पोस्टमार्टम ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट इज ए कंटिन्यूअस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, and this is a very important for the society, for a nation, for a country. अब आगे बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट कैसे करना है। तो हमको प्लानिंग करना है, प्लांट को विजिट करना है, उनके सारे डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में समझना है। और कॉस्ट ऑडिट बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वाइड है। जहाँ पर भी 1 रुपया भी अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कॉस्ट है, और वो हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है अगर वो अनप्रोडक्टिव है, एबनॉर्मल है। इसलिए ऐसे कॉस्ट ऑडिटर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट शीट भी देखना है, उनके इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल के बारे में भी समझना है, देखना है, उनका टैक्सेशन पार्ट भी चेक करना है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता था उसको आपको करना है। विजिट करके भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, इसलिए विजिट जरूर करना है। ऑफिस में बैठे बैठे कॉस्ट ऑडिट मत कीजिए, चाहे वो सैप इन्वायरमेंट में हो या कुछ भी हो। एज ए कॉस्ट ऑडिटर इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा। जो डाटा कॉस्ट शीट में आ रहा है वो कितना रिलायबल है, इस बात को भी आपको कन्विंस होना है इस चीज़ पे। और एक एज पर कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, वहाँ एक वर्ड यूज किया गया है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, मतलब संदेह। आपको उस व्यू से कॉस्ट ऑडिट करना है, इस बात को नोट कर लें। सेकेंड है कि आप जिस ईयर का ऑडिट कर रहे हैं उसके प्रीवियस 2 ईयर्स के कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को भी ले लीजिए, अगर वो पहले से हो रहा है, या फर्स्ट टाइम है तो पिछला 1-2 साल का एक्सपेंडिचर के जो है उसको भी आप ले लें डाटा को, और डाटा एनालिसिस करके देखें और एक ट्रेंड देखें। वेरिएंस एनालिसिस टूल को यूज कीजिए कि किस हेड में कहाँ पर कॉस्ट भाग रहा है, उसका ट्रेंड क्या है। जहाँ पर एबनॉर्मल भाग रहा है उसको ज़रूर आपको डीपली जा करके चेक करना चाहिए कि क्यों यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज किया। सेकेंड है, मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसा एक फैक्ट्री में गया, वहाँ उनका सिस्टम था कि सेंट्रल अकाउंट स्टोर से आइटम इशू होता था यूनिट को, और यूनिट स्टोर से आइटम इशू होता है जो साइट स्टोर है जो कि प्रोडक्शन फ्लोर पे है वहाँ पर। जब सेंट्रल स्टोर से यूनिट स्टोर को स्टॉक जा रहा तो वो स्टॉक ट्रांसफ़र है, उसका इम्पैक्ट कहीं पर भी नहीं है। लेकिन जब यूनिट स्टोर से वो साइट स्टोर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जब वो इशू कर रहे हैं तो वो उस आइटम के कॉस्ट को कॉस्ट शीट में एक्सपेंडिचर में बुक कर दे रहा है। जब मैं फ्लोर विजिट कर रहा था तो वहाँ देखा उनके साइट स्टोर गया, देखा साइट स्टोर में बहुत सारा आइटम पड़ा हुआ था, बहुत। उसको देख के लग रहा था कि बहुत सा आइटम काफ़ी दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है, मूविंग है, नॉन मूविंग आइटम है। तो मुझे डाउट हुआ कि जब वहाँ मेरा कंज्यूमशन बुक हो रहा है और इस जगह पे इतना आइटम क्यों पड़ा हुआ। तो मैं यूनिट स्टोर गया, वहाँ से
26 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी आइटम इशू हुआ था उसके लिस्ट को उसको मैंने वहाँ से रिकॉर्ड को पिकअप किया और फिर आकर के मैं साइट स्टोर पे उसके कंज्यूमशन को वहाँ से इशू होता उसको चेक किया, तो मैंने पाया कि लाखों का आइटम 31 मार्च तक यूज़ नहीं हुआ था, वही प्रोडक्शन फ्लोर में वो पड़ा हुआ, वो उसके बाद कंज्यूम हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उतने लाखों का कॉस्ट हमारे कॉस्ट शीट में वो चार्ज हो गया, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जो कि गलत है। और बैलेंस शीट में क्या हुआ, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम शो किया गया, इसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट पे भी गया। तो मैंने इसको रिपोर्ट किया और उस उतने लाख आइटम को अपने कॉस्ट से हटा करके रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ले गए। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग टू प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये रिकॉन्साइल करते वहाँ पर ले जाकर गया। और इस रिपोर्ट को मैनेजमेंट में एक्सेप्ट किया उसको, और उसकी बैलेंस शीट भी गलती हो गई जो चार्टर्ड ने साइन किया था, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से उस अकाउंट को रीओपन करने का पावर कंपनी को नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं है। कंपनी को रीओपन करने का पावर ट्रिब्यूनल, कंपनी एक्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल उनको होता है या गवर्नमेंट कर सकती है। खैर एज ए कॉस्ट ऑडिटर मेरा काम था, मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, जब मैं गेस्ट हाउस से प्लांट के साइट पे जाता था तो 5-6 किलोमीटर का रोड था, उस डिस्टेंस को कवर करने में मुझे 1 घंटा के आसपास लग जा रहा था, रोड की हालत बहुत ही ख़राब थी। मैंने उसको भी रिपोर्ट किया मैनेजमेंट को कि आप उस रोड को बनाइए, इतना रोड ख़राब है, आपका जो भी मटेरियल जा रहा है या वहाँ से फिनिश गुड्स मेरा निकल रहा है, ट्रक आ रहा है, उनको टाइम कंज्यूम हो रहा है, डीजल कंज्यूम हो रहा है, वो कॉस्ट मेरा भाग जा रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट मेरा उसके चलते बढ़ रहा है, एम्प्लॉय जो आ रहे जा रहे हैं उनका टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ रहा है। और अगर एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा इन केस ऑफ डेथ और अदर्स, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। बाद में अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि वो रोड भी बना दिया गया। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑडिटर के का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कॉस्ट ऑडिट बहुत ही वाइड होता है, बहुत ही वास्ट होता है। आपको उस डाटा का ऑथेंटिसिटी चेक करना है, इंटरनल ऑडिटर अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आपको देखना है। क्या उन्होंने कॉस्ट शीट का इंटरनल ऑडिट किया कि नहीं, कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल, इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल कैसा है, इस पर आपको रिपोर्ट करना है। वेज ऑडिट हुआ, प्रीवियस ऑडिटर ने कोई ऑब्जर्वेशंस दे के रखा है तो आपको उस पर चेक करना है कि उस पर कंपनी का क्या एक्शन हुआ। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए कॉस्ट ऑडिट बहुत इंजॉय कीजिए। कॉस्ट ऑडिट बहुत सही तरीके से करना चाहिए, आपको अपना टाइम देना है, प्लांट में विजिट करना है। अगर आप बहुत बड़ा फर्म है आपका, बहुत आपके पास काम है, तो आप एक सीनियर पार्टनर को, ऐसे पार्टनर को उसमें ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए जो कि अपना टाइम वहाँ पर दे। और आपके टीम में एक्सपीरियंस बंदे होना चाहिए। और आपको बहुत ब्रॉड एरिया से कॉस्ट ऑडिट करना है। आपको कॉस्ट ऑडिट में सारे चीज़ों को टच करना है, एम्प्लॉय कॉस्ट को टच करना है, पर्सनल डिपार्टमेंट उसको टच करना है। जहाँ भी स्कोप अगर आपको दिख रहा है कि इस जगह पे कॉस्ट कंट्रोल हो सकता था या अनप्रोडक्टिव कॉस्ट गया हुआ है, तो आपको वहाँ पर चेक करना और उसको रिपोर्ट करना है, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड में देना है। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, CRA 3 का बॉडी पार्ट उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, आपको कुछ करना नहीं, उसमें केवल भरना है और अपने ऑब्जर्वेशंस को, एक्सप्लेनेशन को उसके अंदर देना है, उसको रिपोर्ट करना है। इसके अलावा एक कवरिंग रिपोर्ट भी आपको बना के लगाना चाहिए फॉर द टॉप मैनेजमेंट के। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डालिएगा, मैं उस पर आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो दोस्तों, कॉस्ट ऑडिट बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो आप एक वैल्यू एडेड रिपोर्ट इंडस्ट्री को दे सकते हैं और इससे इंडस्ट्री को भी बहुत फ़ायदा है। और इंडस्ट्री खुद आगे आकर के बोलेगी सरकार को कि हमको कॉस्ट ऑडिट कराइए। कॉस्ट ऑडिट इज ए कंटिन्यूअस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, वेरी फ्रूटफुल ऑडिट इन कंपेरिजन टू पोस्टमार्टम ऑडिट, दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट।
तो आप कॉस्ट ऑडिट सही तरीके से करें, घर में बैठे बैठे अपने ऑफिस में बैठे बैठे कॉस्ट ऑडिट नहीं करें। मैक्सिमम लोग इस ऐसा ही करते हैं, वो विजिट नहीं करते, लेकिन आप विजिट जरूर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस को बिंदास होकर के आप रिपोर्ट करें। और एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को आप तभी साइन करें जब 2 डायरेक्टर उसको साइन करें। बहुत सारे केसेस मैंने देखा है कि कॉस्ट ऑडिटर ने साइन करके दे दिया लेकिन बोर्ड उसको अप्रूव नहीं करता और ऑडिटर फंस जाता है उसके साथ। तो आपको क्या करना है, आप रिपोर्ट ड्राफ्ट करें। फाइनल ड्राफ्ट देने के पहले आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो मैनेजमेंट को दें कि मेरा यही ऑब्जर्वेशन है, और वो मैनेजमेंट को उनसे रिप्लाई मांगिए। उनको टाइम दे दीजिए कि आपको विद इन 7 days यू हैव टू रिप्लाई बैक कि आपका इस पर क्या कमेंट, और उसको अपने ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। अगर वो नहीं मैनेजमेंट रिप्लाई देता है आपको, आप उस ड्राफ्ट को इनिशियल कीजिए, विदाउट जनरेटिंग यूडिन आप रजिस्टर्ड पोस्ट से या ईमेल के थ्रू उस कंपनी को भेज दीजिए, वो रिकॉर्डेड हो जाएगा। आपको यू हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड। और जैसे ही आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दिया, देन कंपनी के ऊपर बॉल चला गया, उनको विद इन 30 days उसको अडॉप्ट करना ही है और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपलोड करना। अगर वो नहीं करते हैं, कंपनी विल बी इन डिफॉल्ट और एज पर सेक्शन 147 उनके ऊपर पेनल और अदर लीगल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट। सो इन बातों को जरूर ध्यान दें। आगे आपको कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और धन्यवाद इस वीडियो को इन तक देखने के लिए। नमस्कार।